नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है चैप्टर 6 की और चैप्टर 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये सेक्शन 94 से लेकर सेक्शन 103 तक जाती है। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और इंपॉर्टेंट किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। जब मेरा ये चैप्टर, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए चैप्टर को आप सुन लेंगे, तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि इस चैप्टर की वैल्यू कितनी है। दूसरा, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितनी भी पीछे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हमने सेक्शंस पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं सभी का ये चैप्टर रिवीजन कराएगा। और ये चैप्टर कहता क्या है, उससे पहले मैं बताऊं कि हेडिंग क्या कहता है। आपको एक बात मैं रिवाइज कराना चाहूंगा कि मैं जनरली ये कहता आया हूं कि जब एविडेंस की बात आएगी तो दो टाइप की एविडेंसेस होंगी। नंबर 1 ओरल एविडेंस एंड नंबर 2 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य। और मौखिक साक्ष्य की बात आती है तो सेक्शन 54 कहती है कि ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ध्यान से सुनना है आप। सेक्शन 54 कहती है ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। एंड सेक्शन 55 कहती है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। प्रत्यक्ष रूप से मौखिक साक्ष्य कोर्ट के सामने आना चाहिए। अर्थात ये सेक्शन 55 कहना चाहती है कि हियर से एविडेंस कोर्ट में नहीं आना चाहिए। बट फिर भी कहीं ना कहीं नेसेसिटी होती है, कुछ परिस्थितियों में आवश्यकता होती है कि हियर से को भी एडमिट किया जाना चाहिए, अदरवाइज इनजस्टिस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, वो ऑलरेडी हम बहुत कुछ देख चुके हैं। अब इसी में एक सेक्शन 56 होती है दोस्तों। अब सेक्शन 56 में ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट होंगे, क्योंकि सेक्शन 54 ने तो कह दिया कि एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो जो कुछ बच गया उसे आप मौखिक साक्ष्य से साबित कर दीजिए। तो फिर कंटेंट को कैसे साबित करेंगे, इसे कौन बताएगा? इसे बताती है सेक्शन 56। और फिर वो कहती है कि कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। अर्थात जब प्राइमरी एविडेंस की बात आएगी, जब सेकेंडरी एविडेंस की बात आएगी, तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी। और इसी के कंटिन्यूएशन में सेक्शन 59 कहती है, जस्ट लाइक सेक्शन 55, कि डॉक्यूमेंट shall be proved by primary evidence except some cases। अर्थात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जब बात आएगी तो उसमें लॉ क्या चाहता है कि कौन सी एविडेंस आनी चाहिए? केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस आनी चाहिए, लॉ ऐसा चाहता है। तो मैं अगर कंक्लूड करूं तो दो टाइप की एविडेंस, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। और इनमें भी जो सबसे अच्छी एविडेंसेस, मौखिक साक्ष्य की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से आए, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य की बात करें तो प्राथमिक साक्ष्य आए, अर्थात ओरल एविडेंस डायरेक्ट आए एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्राइमरी एविडेंस से आए। दिस इज द बेस्ट एविडेंस रूल। अब इस बेस्ट एविडेंस रूल में भी एक और बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस, ये चैप्टर 6 कहता है। और इस चैप्टर 6 में बताया गया कि ओरल एविडेंस को कब कब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, अर्थात कब कब ओरल एविडेंस को एडमिसिबल नहीं किया जाएगा, ग्रहण नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इन केस ऑफ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। दस्तावेज के सबूत के लिए कब कब मौखिक साक्ष्य को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अर्थात जहां पर मैंने दो बातें कही बेस्ट एविडेंस रूल के लिए कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से आए, दस्तावेजी साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य से आए,
इसके आगे जाकर एक स्टेप और बेस्ट एविडेंस रूल का एक प्रिंसिपल कि जो मौखिक साक्ष्य था उसको भी हटा दो कुछ मामलों में, केवल और केवल क्या आए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस आए। अर्थात बेस्ट का भी बेस्ट एविडेंस रूल इज कि अगर डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है तो फिर उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव किया जाना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो आज की वीडियो का क्रक्स भी है। और दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं आप लोगों को कि मैं चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत करने जा रहा हूं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर चैप्टर की बैकग्राउंड पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, जिससे कि अगर आप उस बैकग्राउंड पर सवार होकर सवारी करेंगे तो आपकी जो ट्रैवलिंग होगी बड़ी स्मूथ होगी, कंफर्टेबल होगी और मजेदार होगी। इसलिए इस बैकग्राउंड वाली वीडियो को तो आप बहुत ही ध्यान से सुना करो। जब भी चैप्टर नया शुरू होता है तो पहली वीडियो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। और फुल कोर्स ऑफ बीएसए के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार की है। एक तरफ से सारी वीडियो उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अवेलेबल है। पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए #1BSA और साथ में लिखिए आप चैनल का नाम लीगल लैंप, तो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पहली वीडियो आ जाएगी। और अगर आप दूसरी वीडियो चाहते हैं तो आप #2BSA लिख दीजिए तो दूसरी वीडियो आ जाएगी। और अगर तीसरी वीडियो चाहते हैं #3BSA लीगल लैब लिख दीजिए, तीसरी वीडियो आ जाएगी। ऐसे ही आप लिखते जाइए 4BSA, 5BSA, 6BSA, 7BSA एंड कंटिन्यू आप करते चले जाइए तो आपको एक तरफ से सारी की सारी सेक्शंस मिल जाएगी और आनंद आएगा दोस्तों एक तरफ से देखोगे तो आप। तो इस चैप्टर 6 की जो बैकग्राउंड है वो कहां छिपी हुई है? वो छिपी हुई है कि कोई भी दस्तावेज हम लोग जो जीवन में तैयार करते हैं वो दस्तावेज क्यों तैयार करते हैं, उसका कारण क्या है कि दस्तावेज तैयार क्यों किया जाता है, व्हाई अ डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड। इसका जो आंसर है ये आंसर इस चैप्टर 6 की बैकग्राउंड होगा और यहीं से शुरुआत हो जाएगी। इसके दो रीजन हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देखना है तो दो रीजन है, रीजन और भी हो सकते हैं, बस जो कॉन्सेप्ट की डिमांड है उसको देखते हुए दो रीजंस में मैंने यहां पर डिवाइड करने की कोशिश की। नंबर 1, एज पर विल ऑफ पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। कभी कभी क्या होता है कि किसी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए एटलीस्ट दो पार्टी चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए दो पार्टियों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक पार्टी ही उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर सकती है। बट ये समझ लें आपको ये पता होना चाहिए, बट मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है यहां पर कि पार्टीज अपनी इच्छा से कभी कभी डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं और कभी कभी लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि डॉक्यूमेंट बनाया ही जाना चाहिए। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं बनाया गया, देन फिर कानून ये कहता है कि फिर हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। हम बोले तो कानून आपकी हेल्प फिर नहीं करेगा। अगर आप कानून का कहना नहीं मानेंगे तो कानून आपकी हेल्प के लिए नहीं है, बल्कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर कानून, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम आएगी। तो पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब पार्टीज अपनी मर्जी से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं तो उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं। देखिए, जो हमारी ह्यूमन मेमोरी है ये डे बाय डे लॉस हो जाती है। आज आप एक वीडियो सुनेंगे, आप अगले एक हफ्ते तक मत सुनो, रिवीजन मत करो, रजिस्टर में नोट मत करो, उस रजिस्टर से रिवीजन मत करो, डेफिनेटली आपकी मेमोरी फेड होती चली जाएगी और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 1 महीने, 2 महीने बाद आप उसे भूल जाओगे। इसलिए मैं आपको कहता रहता हूं कि मोटा रजिस्टर लेकर बैठा करो, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करो और टाइमली उनका रिवीजन करो। और दोस्तों, अगर आप मेरा कहना मान सकते हैं तो एक बात मान जाइए, और मैं आज पहली बार आप लोगों को ऐसा बताने जा रहा हूं
कि जिस दिन आप मेरी वीडियो देखते हैं, रजिस्टर में नोट करते हैं, आप उसी दिन इस कंटेंट के रिवीजन का डे फिक्स कर दीजिए। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ आपको एक फोन के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर अवेलेबल हो जाता है, तो आप टेक्नोलॉजी की हेल्प लीजिए। जिस दिन आपने मेरी वीडियो देखी, इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट किए, उसी दिन आप इस वीडियो के रिवीजन का डे फिक्स कर दीजिए। चाहे वो डे आप 1 महीने बाद का फिक्स करिए, चाहे आप 15 दिन बाद, चाहे 2 महीने बाद, बट रिवीजन का डे उसी दिन फिक्स कर दीजिए जिस दिन आपने मेरी क्लास देख ली है। और रिवीजन एटलीस्ट 3 फिक्स करिए 1 साल, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। और उसी दिन फिक्स कर दीजिए तीनों रिवीजन के, आज की इस क्लास का रिवीजन, पहला रिवीजन इस डेट में होगा, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें। और रोज डायरी खोलकर सुबह सुबह चेक करिए कि आज कौन से विषय का, कौन से टॉपिक का रिवीजन का टाइम है। आप देखो अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज मिलेंगे, आपके अंदर दोस्तों ड्रास्टिक चेंज मिलेंगे। आप दूसरों से इतना ऊपर चले जाएंगे, इतना ऊपर चले जाएंगे कि पीछे से कोई दौड़ के भी नहीं पकड़ पाएगा आपको। शायद उसे फ्लाइट में बैठना पड़ेगा तभी आपके पास आ सकता है, वो अदरवाइज आप बहुत आगे निकल गए होंगे। तो मेमोरी हम लोगों की लॉस होती ही होती है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आदमी चाहता है कि हमारे बीच में जो बातें हुई हैं उनको कागज पर लिख लिया जाए, बिकॉज कागज की एज थोड़ी ज्यादा होती है, वो लॉन्ग टर्म तक रह जाता है। तो मेमोरीज में रखने के लिए दो पार्टीज किसी डॉक्यूमेंट को अपनी चॉइस से कागज पर लिखती हैं, डॉक्यूमेंटेशन करती हैं, जबकि उसके लिए लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, दो पार्टीज ने, मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, कल को मान लो मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने अपनी बातों को बोला कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, आपने तो ऐसा कहा था। अब इसको कौन बताएगा कि मैंने कैसा कहा था, आपने कैसा कहा था? इस डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, झगड़े ना हो, अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो स्मूथली वो कंप्लीट हो जाए, तो वो डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए भी वो पार्टीज अपनी चॉइस से विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ डॉक्यूमेंटेशन करती है ट्रांजैक्शन का। मेंटेन क्लियर पिक्चर, जो अभी मैंने बताया कि भाई एक्चुअल में टर्म्स एंड कंडीशंस थी क्या, किसको क्या लेना था, किसको क्या देना था, कितना देना था, कब देना था, कहां देना था, किस तरीके से देना था, किस तरीके से लेना था, ये पिक्चर क्लियर हो तो वो डॉक्यूमेंट में ही लिखी जा सकती है। और एक बात कि आप कितनी बातें याद रख सकते हैं, लिमिटेड मेमोरी है, बट कागज पे तो आप बहुत सारी बातें जितनी चाहें आप लिख सकते हैं। ये भी एक कारण है। टू देयर सक्सेसर, मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है कि सालों साल उसका इफेक्ट आने वाला है। मेरी तो एज या आपकी एज या ह्यूमन की एज एक लिमिटेड है, बट ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी शायद काम आएगा, तो फिर ट्रांसफर कैसे होगा अगर कागज पर नहीं लिखा है? तो एक ये भी कारण होता है कि डॉक्यूमेंट ये पीढ़ी टू पीढ़ी ट्रांसफर हो जाए। इसके वजह से भी पार्टीज क्या करती हैं, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ अपनी चॉइस से डॉक्यूमेंटेशन करती है। मैं क्यों बता रहा हूं इतनी सारी बातें? मैं आज बहुत बातें बताने वाला हूं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बातें होंगी जो आपको बहुत सारी नॉलेज देंगी, इसलिए आप इनको नोट करते जाइए। तो ये बातें थी, ये कारण थे जब जब पार्टीज ने डॉक्यूमेंटेशन तो की लेकिन अपनी मर्जी से की, अपनी चॉइस से उन्होंने की है, एज पर विल ऑफ पार्टीज। बट दूसरी तरफ वहीं एक रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी लॉ की कि पार्टीज को डॉक्यूमेंटेशन करना ही पड़ेगा। तो दूसरा टाइप होता है, क्यों डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, डॉक्यूमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। लॉ का कहना था, अब हम तो लॉ से बाउंड हैं, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है, हमने तो अपने आप को स्टेट का सब्जेक्ट बना दिया है, तो अब स्टेट जितने भी लॉ बनाएगा उनको अबाइड बाय करना वो हमारी ड्यूटी है, और हर व्यक्ति को लॉ को फॉलो करना ही चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ऐसे देना चाहूंगा कि जहां पर
लॉ कहता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी ही पड़ेगी। अब इन डॉक्यूमेंटेशन को आप नोट करते चले जाना, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं अभी जो यहां पर बताने जा रहा हूं आपको, ये मल्टी डायमेंशंस वाली नॉलेज है, एक कोई पर्टिकुलर जगह की नहीं है, अलग अलग टाइप की नॉलेज मिलेगी, स्कैटर्ड है, बट कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज है कि इन सबको एक धागे में पिरो कर रखेगा। कॉमन क्या है इन सब में? डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1881। ये कहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में ही होने चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट रिटर्न में होने के साथ साथ अटेस्टेड होने चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने के साथ साथ रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। तो सेक्शन आप देखिए 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये कहती है कि अगर सेल है या फिर एक्सचेंज है, विनिमय है या क्रय विक्रय आप कर रहे हैं, और उसमें जो वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल एंड एक्सचेंज, अगर उसकी जो वर्थ है वो 100 रुपए या उससे अधिक की है, तो फिर कानून कहता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन को रिटर्न में तैयार किया जाएगा, ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। एवरी सेल और एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज में मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, वर्थ ऑफ ₹100 और मोर, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होना आवश्यक है। इसके लिए तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं एक नंबर, ये है प्रॉपर्टी, ये है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो उसमें भी कई सारी बातें हैं। ए नंबर पे देखिए, अब आप बी नंबर पे देखिए, सेक्शन 59 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि अगर आप मॉर्गेज करेंगे, अगर आप मॉर्गेज करते हैं, देखिए जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिरवी रखते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति को जब आप गिरवी रखते हैं तो उसको मॉर्गेज कहा जाता है, और जब आप चल संपत्ति, जब मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उसको प्लेज कहा जाता है। कानून में ना वर्ड्स का ही खेल है, छोटा सा डिफरेंस आते ही वर्ड चेंज हो जाता है, उसकी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है, और अगर वो टर्मिनोलॉजी आपको पता होती है तो आप समझदार, नहीं पता होती है तो आप कोई भी वर्ड यूज कर जाएंगे। तो मॉर्गेज की जब बात होगी तो मॉर्गेज कैसे होगा? ओनली रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनेगा। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और मॉर्गेज डीड है ये तो रजिस्टर्ड होगी, कंपलसरी है रजिस्टर होना। और क्या कंडीशंस हैं इसकी? कि ये साइंड होनी चाहिए मॉर्गेजर के द्वारा, जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहा है, उसके द्वारा ये डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए। और एक कंडीशन कि यही डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, 2 गवाहों के द्वारा इस पर गवाह भी, इस पर साइन भी किए गए हों, 2 साक्षियों द्वारा इसको साइन किया जाना कंपलसरी है। तीसरा डॉक्यूमेंट देखिए, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति को, आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसे लीज पर देना चाहते हैं, पट्टे पर देना चाहते हैं, हिंदी में पट्टा बोलेंगे, इंग्लिश में लीज बोलेंगे, तो भी कानून ये कहता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि ऐसी लीज डीड इन राइटिंग ही होगी, ओरल नहीं चलेगा। लेकिन आपने तो देखा होगा कि कितने एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, जब आप प्रॉपर्टी को अपनी किराए पर देते हैं, लीज पर भी किराए पर ही देना होता है, जब आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं तो रेंट एग्रीमेंट तो नहीं बनाते। तो यहां पर कहा जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन कब होनी चाहिए? जब रेंट अगर आपका 1 साल से अधिक के लिए, एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से अधिक के लिए अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना चाहते हैं तो इट इज, इसके लिए बनेगा रेंट एग्रीमेंट। उसे आप रिटर्न में बनाएं ना बनाएं, बनाए तो बेटर है, अपनी चॉइस से, देखा ना, चॉइस से भी बना सकते हो, बट लॉ कहता है कि 12 महीने 1 दिन का भी अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो इट इज कॉल्ड लीज डीड,
ये लीज डीड कहलाएगी और फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन होना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट देखिए गिफ्ट डीड। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं किसी को, तो डोनर उसे साइन करेगा, रिटर्न में होगी, डोनर साइन करेगा या डोनर के बिहाफ पर उसका कोई ऑथराइज पर्सन साइन करेगा, और एटलीस्ट 2 विटनेसेस से अगेन ये साइन होना कंपलसरी है। तो गिफ्ट डीड के मामले में भी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट कब कब कहा जाता है कि बना हुआ होना चाहिए। अगर आप इनको याद रखेंगे तो सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको यूं चुटकी में समझ आ जाएगी। और अगर आपकी आज की वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे पूरा और ना ही समझेंगे, तो 91 में जैसे आप आज तक घूमते रहे होंगे वैसे ही घूमते रह जाएंगे। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। एक्शनेबल क्लेम्स विद और विदाउट कंसीडरेशन, ये भी ट्रांसफरर से, जो इसको ट्रांसफर करना चाहता है उसके द्वारा साइन या उसके एजेंट द्वारा साइन होना चाहिए, सेक्शन 130 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहती है। ये तो हुई बातें अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कि क्या क्या रिटर्न में होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं इंडियन सक्सेशन एक्ट। मैं क्यों दिखा रहा हूं, ये एक्ट की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 2 पार्ट बताए थे। एक पार्ट की अपनी चॉइस से बनाया पार्टीज ने, दूसरा पार्ट था कि लॉ की रिक्वायरमेंट थी इसलिए उसको डॉक्यूमेंट में बनाया गया। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कहां कहां, देखिए दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। पीछे भी आपने पढ़ा होगा कि जहां पर अटेस्टेशन लॉ की रिक्वायरमेंट है, अटेस्टेशन लॉ की रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ध्यान से सुन लो आप, सेक्शन 65, 66, 67, 68 ये सेक्शंस आपने पढ़ी होंगी, 71 तक देखिए आप जाएंगे। तो जहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट होती है उसका ट्रीटमेंट कुछ थोड़ा अलग होता है, जहां लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, आपके पास एग्जांपल्स होने चाहिए जब आपको क्वेश्चन में लिखने के लिए आए तो बहुत सारी बातें आप लिख सकें, अदरवाइज ब्लैंक हो जाता है आदमी जब एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होने के बावजूद भी रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर एक बार ठीक से सुन लेंगे तो रिकलेक्ट हो जाएगा। जब कोई पर्सन अपनी विल बनाना चाहेगा, अपनी प्रॉपर्टीज की वसीयत बनाना चाहेगा, तो वो वसीयत रिटर्न में होनी चाहिए। सेक्शन 64 इंडियन सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि वो रिटर्न में होगी और एटलीस्ट 2 विटनेसेस से वो साइन होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। कौन से लॉ की रिक्वायरमेंट है? इंडियन सक्सेशन एक्ट की रिक्वायरमेंट है। अब मैं सीपीसी की बात बता देता हूं, एक एग्जांपल, कि अगर जजमेंट होगा या डिक्री होगी सिविल केस में तो वो इन राइटिंग होना चाहिए, लॉ की रिक्वायरमेंट है। अब पार्टीज की बात नहीं कर रहे, अब हम उससे भी आगे बढ़ गए। अब एक पर्सन भी तैयार कर रहा है, अभी तक तो पार्टीज की बात कर रहे थे, बट सिविल मैटर में जजमेंट डिक्री इन राइटिंग होनी चाहिए, ऑर्डर 20 सीपीसी 1908। क्रिमिनल केस की बात करें तो वहीं क्रिमिनल केस में जजमेंट भी इन राइटिंग होना चाहिए, सेक्शन 353 सीआरपीसी या 392 बीएनएसएस। देखिए जब आप एनहांस पनिशमेंट देना चाहते हैं, सब्सीक्वेंट ऑफेंस किसी पर्सन ने किया और सब्सीक्वेंट कन्विक्शन होने वाली है सेम ऑफेंस में, तो एनहांस पनिशमेंट मिलती है कितनी जगह पर। तो आप प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करना है तो वो जजमेंट से प्रूव होगा। पहले केस में जो जजमेंट आया उसकी सर्टिफाइड कॉपी देनी पड़ेगी, अर्थात वो है क्या? डॉक्यूमेंट। तो उसको प्रूव करने का तरीका क्या होगा? वहां ये कहा गया कि ये सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाला डॉक्यूमेंट है और यहां पर जजमेंट के लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकता कोई आकर ये कह सकता है कि ये पहले केस में साहब एक जगह इसको पहले सजा हो रखी है, अब आप सेम केस में दोबारा सजा करने जा रहे हो तो इसको बढ़ी हुई सजा दो, ऐसा ओरल नहीं बोल सकता कोई आकर।
मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि 94 जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो ये सारी बातें हमें काम आने वाली है। आप ये ध्यान रखना, और भी आप सर्च मारना, मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा हूं आपको यहाँ पे कि सारी की सारी जहां जितने भी लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट रिटर्न में होना चाहिए वो सब बता दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। आप जब पढ़ें, जब कोई भी लॉ पढ़ें, तो आप देखिए क्या वहां पर डॉक्यूमेंट को कानून कह रहा है कि बनाया जाना चाहिए। अगर कानून कह रहा है तो आपके माइंड में सेक्शन 94 तुरंत आना चाहिए। और अगर कानून नहीं भी कह रहा है तो फिर वो 3 टाइप का अगर डॉक्यूमेंट में से कोई है, देखिए कानून कह रहा है तो टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं देखना, 94 धीरे धीरे क्लियर करता चल रहा हूं मैं। अगर कानून कह रहा है कि डॉक्यूमेंट बनना चाहिए तो फिर टाइप नहीं देखना, वो कुछ भी टाइप का हो सकता है। और अगर कानून नहीं कहता है, पार्टीज ने अपनी चॉइस से डॉक्यूमेंटेशन की है, तो फिर 3 ही टाइप के डॉक्यूमेंट सेक्शन 94 में होंगे। एक होगा कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, ग्रांट, और एक होगा अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब एक प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो। तो अगर लॉ ने नहीं कहा है तो ये केवल 3, और अगर लॉ ने कहा है कि डॉक्यूमेंट बनना चाहिए तो फिर वो चाहे कुछ भी डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। तो मैं वही दिखाना चाह रहा हूं आपको कि कहां कहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर लॉ कहता है, जहां पर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए, अभी हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखा, इंडियन सक्सेशन एक्ट देखा, अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए, जहां पर यह कहा गया कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है। देखिए एग्रीमेंट अगर विद कंसीडरेशन है तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है। लेकिन जहां पर कंसीडरेशन, प्रतिफल अगर कुछ भी नहीं है, जीरो है, विदाउट कंसीडरेशन अगर कोई एग्रीमेंट फाइल किया, तैयार किया जा रहा है, तो वो फिर इन राइटिंग ही होना चाहिए, ऐसा कहा गया सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैं आपको क्रिमिनल में लेकर चलता हूं फिर से, भारतीय साक्ष्य, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी सेक्शन पढ़ेंगे आप 183 बीएनएसएस, जो पहले 164 सीआरपीसी होती थी। यहां पर मैजिस्ट्रेट साहब एक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं, संस्वीकृति रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या वो इन राइटिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड अगर करेंगे तो फिर राइटिंग में ही होगा, उसके नीचे अपनी मेमोरेंडम देंगे, एक्यूज साइन करेगा उस पर, अपने साइन करेंगे। तो अगर ये डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है तो ना मेमोरेंडम लिख सकते हैं, ना एक्यूज के साइन हो सकते हैं, ना अपने साइन कर सकते हैं। अर्थात यहां 164 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 183 बीएनएसएस में जब मैजिस्ट्रेट साहब किसी एक्यूज का कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे तो वो इन राइटिंग होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूं कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया किसी विटनेस का मैजिस्ट्रेट साहब ने सेम सेक्शन में, तो क्या वो इन राइटिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बताइए। नेक्स्ट देखिए डाइन डिक्लेरेशन। डाइन डिक्लेरेशन कहां रेलेवेंट है, आप लोगों ने वीडियो पढ़ ली है, कमेंट करके जरूर बताइए, और दोनों दोनों नए और पुराने लोग दोनों की सेक्शन बताइए कि कहां पर रेलेवेंट है। बट मैं साथ में ये भी बताइए, क्या ये लॉ ये कहता है कि ये हमेशा इन राइटिंग ही होना चाहिए? क्या ऐसा लॉ कहता है या अपनी चॉइस से लिखने वाले ने लिख लिया है? दोनों बातें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा लॉ बताता हूं जो ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट अगर डाइन डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करेंगे तो शैल बी रिड्यूस इनटू राइटिंग, उसको लिखा जाएगा। रूल नंबर 18 ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिमिनल रूल ऑफ प्रैक्टिस एंड सर्कुलर ऑर्डर है 1990 का, और यहां पर यही कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट शैल रिड्यूस इनटू राइटिंग द डाइन डिक्लेरेशन। अगर उसको रिकॉर्ड, उसको दिया गया है तो ये रिकॉर्ड किया ही जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी क्रिमिनल केस का, तो उसे पावर है कि वो विटनेस को बुलाकर उसको एग्जामिन कर सकता है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। लॉ की रिक्वायरमेंट, तो कहां पर रिकॉर्ड करेगा? 161 सीआरपीसी और 180 बीएनएसएस, यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। तो अब मुझे बताइए
क्या ये विटनेस का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, क्या ये लॉ की रिक्वायरमेंट से रिकॉर्ड हो रहा है? और अगर लॉ की रिक्वायरमेंट से रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या फिर इस पर बेस्ट एविडेंस रूल फॉलो होगा कि क्या इसके लिए फिर ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी? क्योंकि देखिए, वो 3 टाइप के डॉक्यूमेंट जो विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ बनाए गए, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इनके अंदर जो टर्म्स लिखी गई, उनको प्रूव करने के लिए केवल और केवल यही इनमें से कोई डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट बना होगा, वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया है। और जो बाकी डॉक्यूमेंट बच गए, जो लॉ की रिक्वायरमेंट से बनाए गए थे, तो उनके लिए भी यही कहा गया सेक्शन 94 में कि ओरल एविडेंस उनके लिए नहीं दी जाएगी। उसमें जो मैटर लिखा गया है, जो भी विषय रिकॉर्ड किया गया, उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी। सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉ कहता है कि 161 सीआरपीसी में आईओ विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा 180 बीएनएसएस में, तो क्या इसके रिगार्डिंग, इसके कंटेंट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दी जाएगी या फिर इसी डॉक्यूमेंट से उसको प्रूव किया जाएगा? अब आप लोग कह रहे होंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस में हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत कानून पढ़ा है, तो वो तो कह रहे होंगे कि 161 के स्टेटमेंट को तो डॉक्यूमेंट से कभी प्रूव किया ही नहीं जाता। विटनेस आएगा, अपनी केवल और केवल ओरल गवाही देगा वो स्टेटमेंट से। लेकिन कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों? वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, लॉ की रिक्वायरमेंट 2 तरीके की, एक जगह पर तो बाउंड है, शेल, और एक जगह पर है मे, और एक जगह पर है कि अगर किसी स्टेटमेंट के बारे में, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में ही उसकी एडमिसिबिलिटी या उसकी एविडेंसरी वैल्यू कानून में ही लिखी थी, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाएगा कि उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव होना है या फिर ओरल एविडेंस इसके रिगार्डिंग दी जा सकती है। तो 161 के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग देखिए, पहली बात, वो पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशन है कि किसी विटनेस को एग्जामिन करने के बाद वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे या ना करे। बाउंड नहीं किया है लॉ ने कि हर उस विटनेस का स्टेटमेंट लिखेगा आईओ जिसको उसने एग्जामिन कर लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एग्जामिन करने के बाद अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कि यस, आई हैव टू रिड्यूस इनटू राइटिंग हिज स्टेटमेंट, देन फिर वो लिखेगा, अदरवाइज चाहे तो ना लिखे। तो 161 के लिए सेक्शन 94 आप याद रख लेना, बीएसए, ये एक्सेप्शन है और ये एप्लीकेबल नहीं होगी 94, 161 सीआरपीसी और 180 बीएनएसएस पर। व्हाट अबाउट एफआईआर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी, नाउ 173 बीएनएसएस? भाई, क्या कहा गया 173 पे कि अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास आती है और वो इंफॉर्मेशन ओरल दी जा रही है, तो उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग करेगा, शैल रिड्यूस इनटू राइटिंग, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है या वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है, नॉन कॉग्निजेबल की है, इट विल बी डिसाइडेड ओनली एंड ओनली आफ्टर रिड्यूसिंग इट इनटू राइटिंग। लिखने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये कॉग्निजेबल की है या ये नॉन कॉग्निजेबल की है। तो पहला काम है, हर हालत में कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास आएगी तो वो उसे राइटिंग में लिखेगा, चाहे वो 173 में लिखे, चाहे उसे वो 174 बीएनएसएस में लिखे, बट लिखेगा। अगर उसे पता चलता है, पहले स्टेटमेंट लिखेगा, अगर लिखने के बाद पता चला कि वो नॉन कॉग्निजेबल है तो 174 सीआरपीसी के फॉर्मेट पर लिखेगा, और अगर वो कॉग्निजेबल है तो 173 के फॉर्मेट में उसको, उसके सब्सटेंस को रिड्यूस इनटू राइटिंग करेगा।
यहां पर बाउंड है, और अगर बाउंड है और लॉ ने कहीं कंट्रेरी कुछ नहीं लिखा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसे प्रूव नहीं किया जाएगा, इसे ये किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया एफआईआर के रिगार्डिंग। तो अब जो एफआईआर डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, इट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। तो इसमें जो मैटर लिखा गया, उस मैटर के लिए अब एफआईआर ही दी जाएगी एविडेंस में, प्रूफ के लिए। इसके रिगार्डिंग ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी। 94 यही कहता है, यही कॉन्सेप्ट है 94 का। अब मैं बात करता हूं व्हाट अबाउट सीजर ऑफ आर्टिकल्स अंडर सेक्शन 100 और सब क्लॉज 5 सीआरपीसी, जो अब है 103 सबसेक्शन 5 बीएनएसएस, जहां पर यह कहा गया कि अगर पुलिस ऑफिसर सर्च ले रहा है और कुछ आर्टिकल्स प्लेस की सर्च में मिले हैं, तो उन आर्टिकल्स की लिस्ट तैयार करें और जो वहां के दो लोकेलिटी के दो रेस्पेक्टेबल मेंबर होंगे, उनके सिग्नेचर कराएगा। तो अर्थात क्या कर रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, और सेल वर्ड है, सेल, सेल प्रिपेयर द लिस्ट। इट मींस लॉ की रिक्वायरमेंट से ऐसी लिस्ट तैयार कर रहा है, सर्च के बाद जो आर्टिकल्स मिले उनको सीज कर रहा है। तो अब इस लिस्ट के विषय को, मैटर को अगर कोर्ट में प्रूव करना है, तो क्या इसके बारे में ओरल एविडेंस दी जा सकती है? ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती, इसी डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जाएगा। और एक एग्जांपल देखिए, आपने 102 सीआरपीसी देखी होगी, जो अब 106 बीएनएसएस हो गई है। यहां पर कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर सस्पेक्टेड है टू बी इन्वॉल्व इन एनी क्राइम, किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को सीज करने की पावर पुलिस ऑफिसर के पास है 102 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 106 बीएनएसएस में। और यहां पर कहीं स्पेसिफिकली आपको यह देखने को नहीं मिलेगा कि एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा पुलिस ऑफिसर, नो, सीज करेगा और इस सीजर की इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट साहब को देगा। अब मैजिस्ट्रेट साहब को कैसे देगा? रूल ये कहता है, प्रूडेंस यही कहता है कि इन राइटिंग ही वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो किसी डॉक्यूमेंट, अगर किसी प्रॉपर्टी को, स्टोलन प्रॉपर्टी को, किसी ऐसे मटेरियल को जो क्राइम में इन्वॉल्व है, उसको सीज किया जा रहा है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार होती है एज पर लॉ। लॉ की रिक्वायरमेंट है, और अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है तो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर जो मैटर लिखा गया है, मैटर जो लिखा गया है उसके अंदर, उस मैटर के लिए सेक्शन 94 कहती है ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया है, वो फिर उसी डॉक्यूमेंट से ही प्रूव की जाएगी। अरेस्ट मीमो, व्हाट अबाउट मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट? अरेस्ट मीमो सेक्शन 36 बीएनएसएस, शेल वर्ड यूज हुआ है, शेल। अरेस्ट मीमो, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट शेल बी प्रिपेयर्ड, अर्थात एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो फिर सेक्शन 94 ये कहता है कि ओरल एविडेंस फिर इसके बारे में नहीं दी जाएगी। अब जो इसमें लिखा है उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव किया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं ऐसे, क्योंकि दो पार्ट में समझना है आपको कि जहां लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट बनाना, वहां केवल 3 ही टाइप के डॉक्यूमेंट हैं, और जहां लॉ की रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट बनाना, वहां फिर नाम नहीं है डॉक्यूमेंट का कुछ भी, वहां फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। और एक बात समझा दूं आपको, और ये क्रक्स है, सेक्शन 94 का क्रक्स है, और इस बात को अगर अपने माइंड में आपने बिठा लिया, बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे और बहुत सारी गलतियां करने से आप बच जाएंगे। दो पार्ट हमेशा बना के रखना, एक पार्ट लॉ की रिक्वायरमेंट सी डॉक्यूमेंट को बनाना, तो क्या डॉक्यूमेंट से प्रूव होगा? इस डॉक्यूमेंट की विषय वस्तु, इस डॉक्यूमेंट में जो मैटर लिखा हुआ है, मैटर आपको बोलना पड़ेगा कि ये मैटर जो प्रूव होगा वो उसके लिए ओरल एविडेंस नहीं आएगी। अगर मैटर से अलावा कुछ और बताना चाह रहे हो इस डॉक्यूमेंट के बारे में, तो 94 फिर नहीं रोकती है उसको। ये बात हुई जब जब लॉ कहता था कि डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। अब वो जो लॉ नहीं कहता है कि डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, पार्टीज ने अपनी चॉइस से बनाए, वो 3 डॉक्यूमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इनके अंदर किस बात के लिए
ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी। इनके अंदर टर्म्स लिखी हो, टर्म्स, कंडीशंस, केवल और केवल उनके लिए ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी। अब इन डॉक्यूमेंट्स में टर्म्स के अलग कुछ भी बच गया, उसके लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है। उसके लिए कहीं नहीं रोका सेक्शन 94 में कि आप ओरल एविडेंस नहीं दोगे। तो इधर मैटर, इधर टर्म्स, इधर 3 डॉक्यूमेंट, इधर अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट। इधर लॉ नहीं कहता कि डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, बट पार्टीज ने चॉइस से बनाया, बट डॉक्यूमेंट बन गया। अब डॉक्यूमेंट बन गया तो अब आप 94 के चक्कर में फंस गए। इधर लॉ कहता था कि डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है? बेस्ट एविडेंस रूल कहता है बेस्ट पॉसिबल एविडेंस मस्ट बी गिवन टू प्रूव एनी फैक्ट। अब आगे एनी फैक्ट। जब एविडेंस, बेस्ट एविडेंस रूल की बात कर रहा हूं तो मैंने फैक्ट कह दिया, और अगर ये फैक्ट 94 में कवर हो रहा है, डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, तो फिर उसके लिए केवल और केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और वो भी सेक्शन 59 से प्राइमरी एविडेंस, एक्सेप्ट उन केसेस में जहां पर सेक्शन 60 में केसेस लिखे गए। तो बेस्ट एविडेंस रूल एक मैक्सिम पर बेस्ड है। मैक्सिम है वोक्स ऑडिटा पेरिट टाइटेरा स्क्रिप्टा मेंट, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है कि वर्ड्स स्पोकन वेनिसेस बट द रिटन वर्ड्स रिमेन्स। जो हमने शब्द बोले वो धीरे 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 खत्म हो जाते हैं, बट जो वर्ड्स लिख गए वो हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं। जब तक कागज जिंदा है तब तक वो वर्ड्स जिंदा है। इसलिए इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है सेक्शन 94, और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है बेस्ट एविडेंस रूल। क्योंकि किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए जब तक पॉसिबल हो बेस्ट एविडेंस ही दी जानी चाहिए। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ग्रेटर देन ओरल एविडेंस। अब कुछ जजमेंट ऐसी हैं दोस्तों, ये कहा गया कि मान लो एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी अवेलेबल है, उसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस भी अवेलेबल है, लेकिन ध्यान देना कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहीं ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि एक एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी, वो रिटन में है, डॉक्यूमेंट है। दूसरा, एक वो पर्सन जिसने खुद अपनी आंखों से देखा, वो डायरेक्ट एविडेंस ओरल दे रहा है। अब आप ये कहने लगो कि ये तो ओरल एविडेंस है, इधर वाली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो ओपिनियन है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। नहीं, वो ओपिनियन है, वो एक तरीके से ओरल एविडेंस है, और ओरल में भी ओपिनियन है, तो उसकी वैल्यू तो और कम हो गई। बट अगर डायरेक्ट हैं दोनों, तो कहते हैं अगर इफ बोथ evidences are available then written words proves themselves। अपने आप में साबित करते हैं लिखे हुए शब्द कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए वो written words convey intention of the parties in more tangible manner। अगर वर्ड्स लिख दिए गए तो इंटेंशन शो करनी है पार्टीज की, तो इससे बेस्ट तरीका नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट में पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अदरवाइज ओरल तो मैं अपनी मर्जी से चेंज कर दूंगा कल को अपने वर्ड्स को, अपने बेनिफिट को देखते हुए। ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ मेमोरी ऑफ ह्यूमन स्पोकन वर्ड्स वेनिसेस। तो ये कुछ रीजन हैं जो जिनके आधार पर ये बेस्ट एविडेंस रूल बनाया जा रहा है। और एक जजमेंट का नाम आप ये नोट कर लीजिए, रूप कुमार वर्सेस मोहन थदानी 2003 माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वेयर एवर रिटन इंस्ट्रूमेंट आर प्रिपेयर्ड। अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपको लगता है कि कोई विटनेस एक ओरल एविडेंस दे रहा है किसी मैटर के रिगार्डिंग, तो आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि क्या इस मैटर के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था क्या,
अगर उसके मुंह से निकल जाए कि हाँ डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था, देन आप अभी उसकी एविडेंस को रोक दीजिए और जज साहब से कहिए, रिक्वेस्ट करिए कि साहब वो एविडेंस ही आएगा। सेक्शन 94 कहती है कि अगर डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था, बाय लॉ डायरेक्शन थी कि लॉ की रिक्वायरमेंट थी उस डॉक्यूमेंट की, तो पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उन 3 में से कोई डॉक्यूमेंट था। तो फिर एविडेंस, फर्दर एविडेंस को रोकिए और कहिए जज साहब से कि सर अब तो ये जो फैक्ट, इसके बारे में जो एविडेंस आ सकती है वो केवल डॉक्यूमेंट्री आ सकती है, और ये साहब जो ओरल एविडेंस दे रहे हैं ये तो एडमिसिबल ही नहीं है। सेक्शन 94 में आप देख लीजिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वेयर एवर रिटन इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड आइदर बाय रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और चॉइस ऑफ पार्टीज, लेकिन किस लिए? टू बी मेमोरियल ऑफ द ट्रूथ, सत्य को बनाए रखने के लिए, सत्य क्या था ये जानने के लिए डॉक्यूमेंट अपनी पार्टीज ने अपनी चॉइस से बना लिया है या फिर लॉ की रिक्वायरमेंट थी, देन any other type of evidence is excluded in proof of document। केवल और केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी वो डॉक्यूमेंट विच वाज प्रिपेयर्ड, फर्स्ट टाइम जो एग्जिस्टेंस में आया, दिस डॉक्यूमेंट मस्ट बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा दोस्तों मैं। ये स्लाइड लास्ट स्लाइड है, बट इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। जब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें हो सकती हैं? सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट का नाम हो सकता है, सबसे ऊपर सेल डीड है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो भी है वो ऊपर उस डॉक्यूमेंट का नाम हो सकता है। फिर उसके यहाँ पर डेट हो सकती है, फिर यहाँ पर बीच में कुछ वहां लिखा जाएगा जिसे हम कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट का कंटेंट है। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कितनी बार हम लोगों ने सुना? तो ये डॉक्यूमेंट का कंटेंट, ये नाम और कंटेंट, ये डॉक्यूमेंट की डेट, उस कंटेंट के नीचे फिर यहाँ पर पार्टीज के सिग्नेचर आएंगे, और पार्टीज के सिग्नेचर का मतलब, जो अगर सिंगल पर्सन है, एग्जीक्यूटेंट अगर सिंगल है तो सिंगल आदमी करेगा, और अगर पार्टीज हैं, एक से अधिक पार्टीज हैं, तो सारी पार्टीज साइन करेंगी। तो फिर वहां क्या आएगा? सिग्नेचर ऑफ एग्जीक्यूटेंट। सिंगल है तो सिंगल करेगा, मल्टीपल है तो मल्टीपल, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, पार्टी 4, जितनी भी पार्टीज हैं सब साइन करेंगी। फिर लेफ्ट साइड में यहां पर विटनेसेस के साइन होंगे, एटलीस्ट 2 विटनेसेस के साइन यहां पर होंगे। अब जब इस डॉक्यूमेंट को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट में दोस्तों कितनी सारी बातें हो गई। एक पार्ट है डॉक्यूमेंट का कंटेंट। पहली बात तो मैं बता दूं, ये पूरा डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने आपको एक सेक्शन बताई थी 56, एक सेक्शन बताई थी 59, और सेक्शन बताता हूं। अब सेक्शन ले लीजिए आप 65 से 72। 65 कहती है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को, तो डॉक्यूमेंट के इस पार्ट को मे बी प्रूव बाय प्राइमरी और ओरल एविडेंस। तो सेक्शन 56 किसकी बात करती है? डॉक्यूमेंट के केवल और केवल इस पार्ट की बात करती है, कंटेंट वाले पार्ट की बात करती है। जहां जहां एग्जीक्यूशन आप पढ़ोगे तो वो ये वाला पार्ट है, जहां पर एग्जीक्यूटेंट अपने साइन कर रहा है। सिंगल पार्टी है तो उसका साइन, और पार्टीज हैं तो उसके साइन, 4 पार्टीज हैं तो चारों पार्टीज के साइन वाला जो पार्ट होगा वो पार्ट कहलाता है एग्जीक्यूशन। और जब जब एग्जीक्यूशन को किस तरीके से प्रूव किया जाएगा उसके रिगार्डिंग हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पीछे सेक्शंस पढ़ी। और ये है पार्ट विटनेसेस का, तो ये कहलाता है अटेस्टेशन। आपने पढ़ा था सेक्शन 65 में कि अटेस्टेशन जब लॉ की रिक्वायरमेंट थी और फिर डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया गया है, तो फिर एग्जीक्यूशन को कैसे प्रूव किया जाएगा? तब कहा था कि अगर विटनेसेस लाइव है तो एटलीस्ट एक लाइव विटनेस को आप बुलाएंगे और ये विटनेस अपने अटेस्टेशन को प्रूव करेगा, देन एग्जीक्यूशन को भी प्रूव करेगा। तो ये डॉक्यूमेंट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट एटलीस्ट, कंटेंट, एग्जीक्यूशन, अटेस्टेशन।
और अगर यहां कोई स्टैंप ड्यूटी पे की जानी है तो उस पर स्टैंप भी चिपकी होगी, दैट इज कॉल्ड स्टाम्प्ड, स्टाम्प ड्यूटी पे करी हुई है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में इतनी बातों को आप याद रखिए और मुझे इन तीनों पार्ट के बारे में आप सेक्शंस छांट छांट के बताइए कि कंटेंट के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमने कौन कौन सी सेक्शंस पढ़ी है। एज टू डॉक्यूमेंट वाले ही चैप्टर में देखिए आप, चाहे प्रिजम्पशन में देखिए चाहे प्रूफ में देखिए। अटेस्टेशन के बारे में बताइए, अटेस्टेशन किस तरीके से प्रूव होता है, कौन कौन सी सेक्शन है। एग्जीक्यूशन के बारे में बताइए कि एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के कितने तरीके हैं और कौन कौन सी सेक्शंस हैं। क्योंकि मैंने पढ़ा दिए तो मैं आपसे उम्मीद जरूर करूंगा दोस्तों कि आप बताएं ये सब मैंने क्यों पढ़ाया है। यहां मैंने आज आपको दो तरीके के डॉक्यूमेंट दिखाए, एक वो जो पार्टीज ने अपने तरीके से अपनी मर्जी से बनाए, लेकिन जब पार्टी अपनी मर्जी से बनाएंगी तो सारे डॉक्यूमेंट उसमें 94 में कवर नहीं होंगे। हाँ, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट बन रहा है तो फिर वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो वो सब 94 में कवर होगा। हाँ, जब चॉइस से बनेगा तो केवल 3 डॉक्यूमेंट कवर होंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ग्रांट या कोई अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो 94 में जब इतने डॉक्यूमेंट कवर हो जाएंगे तो इधर वाले डॉक्यूमेंट जो पार्टीज ने अपनी चॉइस से बनाए उनके केवल और केवल टर्म्स, उनकी केवल और केवल टर्म्स, इनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव किया जाएगा, इनके रिगार्डिंग ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी। और जब लॉ की रिक्वायरमेंट से डॉक्यूमेंट बना तब उस मैटर के रिगार्डिंग एविडेंस, जो मैटर उस डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, इस मैटर के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस नहीं दी जाएगी, बाकी के लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है। ये क्रक्स है सेक्शन 94 का। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मैटर, डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट है लॉ की, डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो इनमें जो सेक्शन इतनी लंबी लगती है ना आपको देखने में, वो एक्सप्लेनेशन 1 2 3 ये बहुत लंबा कर देते हैं, वो कुछ नहीं है, वो यही एक्सप्लेनेशन है। आप इन्हीं को बेसिक समझ जाएंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के देख लेना, आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, लॉ तो बड़ा इजी है। तो इजी लॉ के लिए आप इस चैनल पर अवेलेबल हैं, बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक हाइप कमेंट तो आप करते रहिए, और शेयर मैंने देखा है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो दूसरों के साथ। क्या कारण क्या है शेयर ना करने का, क्या ईमानदारी के साथ आप कमेंट करके बताएंगे। मैं उम्मीद करूंगा, इंतजार करूंगा आपके कमेंट का कि आप शेयर क्यों नहीं करते, ईमानदारी के साथ बताना। तो अब नेक्स्ट सेक्शन 94 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैं स्टोरी के साथ बताऊंगा कि मैंने इसका क्या बेस्ट यूज किया था और कितना इंटरेस्टिंग यूज था कि एक सीनियर एडवोकेट साहब मैदान छोड़कर भाग गए। सीनियर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट साहब को मैदान छोड़ना पड़ गया था। इसी सेक्शन का उन्होंने यूज किया और इसी सेक्शन का मैंने सजेशन दिया किसी और को, जो कोर्ट में मैंने देख लिया था कि भाई साहब तो हार गए, डर गए, बोल ही नहीं पा रहे थे। एक छोटी सी बात बताई मैंने जाके उनको, फाइनली जीत उनकी। बताऊंगा वो स्टोरी कल में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।